हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी के बारे में बोल रहे थे कि सर ग्रुप थ्योरी की क्लासेस शुरू कीजिए। तो आज हम ग्रुप थ्योरी ही पढ़ेंगे और इसमें हम किस लेवल से पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इसमें हमारा जो फोकस रहेगा, हम इसमें फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड यानी कि पीजीटी और टीजीटी जैसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है, वो उसके हिसाब से। साथ में हम जैम और नेट वालों के लिए भी यूजफुल हो उसके अकॉर्डिंग भी इसको देखेंगे। और जो स्टूडेंट बीएससी या इसी तरह की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास ग्रुप थ्योरी है, एक पेपर है या एक बुक है जो उनको पढ़नी है, या इसके अलावा किसी भी टाइप की एग्जामिनेशन जिसमें आपको ग्रुप थ्योरी आती है, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जाएं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएं। उसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग कितने डेप्थ तक आपको पढ़ना है, किस टाइप के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो हम अलग से डिस्कस करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी के पहला। यहाँ पे हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक का मतलब ग्रुप थ्योरी में जो जो चीज़ें काम आने वाली हैं उनको थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। डायरेक्ट हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे, बीच में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आज हम सबसे पहले कुछ सेट्स हैं, सम स्टैंडर्ड सेट्स, कुछ सेट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं जो आपको पता होगा, फिर भी हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है? नेचुरल नंबर का सेट जो है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसके बाद दूसरा क्या है? जेड हम ले रहे हैं 0 ±1 ±2 ±3 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सब आपको पता होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि हम टाइम को यूटिलाइज कर सकें। एक है जिसको हम इस टाइप से लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं क्यू। इसमें कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, पी डिवाइड बाई क्यू या पी ओवर क्यू, पी अपॉन क्यू इस टाइप में लिखते हैं। जहाँ पे पी है वो एक इंटीजर होगा, क्यू है वो एक नेचुरल नंबर होगा, और जी सी डी ऑफ पी एंड क्यू है वो क्या होगा? वो हमारा 1 होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, क्या है ये? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। यहाँ क्या है ध्यान देने के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने क्यू नॉट इक्वल टू 0 तो लिखा ही नहीं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट क्यू को एन में से ले लिया, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता नहीं है। आप चाहें तो अलग से p बिलोंग्स टू जेड, q बिलोंग्स टू जेड, q नॉट इक्वल टू 0 इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वो भी अलग एक बात है, वो भी गलत नहीं है। और ये जो आपने लिखा है ये थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड है, इसको ज़्यादा अच्छी बुक्स फॉलो करती हैं, तो हमने ये लिख लिया। मतलब वही है दोनों का, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, और आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिफ्थ है रियल नंबर्स का सेट, आर से जिसको डिनोट करते हैं। आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद आता है इरेशनल नंबर का सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, यानी ऐसे ऐसे रियल नंबर सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू q।
इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स। इसमें क्या किया हमने, रियल नंबर्स लिए, उनमें से रेशनल नंबर को हटा दिया, तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स बच गए। जैसे √2 है और पाई है, ये सबसे ज़्यादा फेमस इरेशनल नंबर एग्जाम्पल के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ की बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं, π2, π3, π4, π अप टू n पाई तक, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। √2, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। और भी बहुत सारे, आपको ई है वो आपको इरेशनल नंबर मिल जाएगा। 10⁻1 है वो आपको इरेशनल नंबर मिल जाएगा, जो कि π/4 होता है। तो इरेशनल नंबर एक और देख लेते हैं सेट, वो है सी, जो क्या होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जहाँ पर क्या है a और b दोनों ही रियल नंबर हैं। वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा और देखें तो a जो है वो उसका रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, और b है, ध्यान दीजिए आयोटा भी नहीं, b है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट्स का कहलाता है। आई थिंक रेड कलर आपको थोड़ा सा ज़्यादा, पता नहीं कैसा शो हो रहा होगा, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रहा है, थोड़ा आंखों में चुभने वाला लग रहा है, तो उसका यूज यहाँ कम करेंगे। सेकंड हम देखें, जो डेफिनेशन हम देखने वाले हैं या प्रॉपर्टी या जो भी है, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम ये हम देखने वाले हैं। सेकंड डिवीजन एल्गोरिदम का पहले हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट a बिलोंग्स टू z, a कोई इंटीजर है, b बिलोंग्स टू n, b कोई नेचुरल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट q एंड r, टू इंटीजर्स q and r such that a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r है वो क्या रहेगा, 0 से और b के बीच में रहेगा। ये तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, इजी है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने पढ़ा हुआ होगा। कोई भी दो नंबर ले लो, इसे a इक्वल आपने ले लिया, मान लो 24 ले लिया, और b इक्वल आपने ले लिया मान लो 5 ले लिया। तो हमारे पास 24 और 5 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं हम 5 × 4 + 4, 5 × 4 क्या हो गया 20 + 4, तो 5 × 4 + 4। यहाँ पे हमने a इक्वल 24 हो गया, b इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे q क्या हो गया, q हो गया अपना 4, और r भी यहाँ पे 4 हो गया। तो इससे हम लिख पाए ना a इक्वल BQ + R, यानी कि ये एकदम बेसिक चीज़ है। दो नंबर है तो पहले नंबर से जो छोटा वाला है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा है या बड़ा है, पहले नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। जितनी बार डिवाइड हुआ वो प्लस जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच गया, जो शेष फल बच गया, वो कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो आपने पढ़ा होगा। नंबर जैसे कोई एग्जांपल और ले लो, 10 है, 10 को लिख सकते हैं हम 3 × 3 + 1, तो 1 रिमाइंडर हो गया। 3 से हमने डिवाइड किया और 3 बार डिवाइड हुआ, कोशेंट 3 हो गया। वो इस तरीके से इसका यूज हमको आगे थोड़ा सा करना होगा। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, वो आपने सबने प्राइम नंबर पढ़ा ही होगा। अगर आप ये ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्राइम नंबर तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, अ पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज 1 है, ये 1 इज सेड टू बी प्राइम नंबर, नंबर
if it has exactly two distinct positive divisors. क्या है? A positive integer greater than 1 is said to be prime number if it has exactly two positive distinct positive divisors. किसी नंबर का जो एक से बड़ा हो उसके एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, जैसे 2 है, 2 के कौन कौन से डिवाइजर्स हो गए? 1 एंड 2। 5 है, 5 के डिवाइजर क्या हो गए? 1 एंड 5। ऐसे 11 है, उसके डिवाइजर क्या हो गए? 1 एंड 11। तो ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़े हो और उनके पास एग्जैक्टली दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हों, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। बचपन में आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसा कोई नंबर, ऐसी कोई नेचुरल नंबर जो खुद को डिवाइड करे या 1 उसको डिवाइड करे, वो प्राइम नंबर कहलाता है। बात वही है, तरीका वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा फॉर्मल हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो उस डेफिनेशन में लिख देते हैं। मतलब वही है कि वो डिवाइड करे और 1 डिवाइड करे। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि 1 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हम केवल 1 से बड़े नंबर से इंटीजर्स की ही बात करते हैं। अब देखते हैं अगली जो चीज़ है, नेक्स्ट पेज पर ही लिखना सही रहेगा। GCD ऑफ टू इंटीजर्स। एक तरह से GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स। इसको HCF जैसा ही बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD या HCF। मतलब वही है, वो कहने का तरीका अलग है, उसमें डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर चीज़ वही है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या GCD या HCF आपने पढ़ा होगा कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे जिनका हमें GCD निकालना है। वो तो हो गई हमारे समझने वाली लैंग्वेज। हम इसमें फॉर्मल डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं बुक्स में। द GCD ऑफ टू इंटीजर्स A and B is the smallest positive integer G which can be expressed as an integer combination of A and B, that is, there exists x, y belongs to Z such that G equal ax plus by। दो इंटीजर्स A और B का GCD क्या होगा? ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर G जिसे उन दोनों इंटीजर के दोनों नंबर दिए हैं उनके इंटीजर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। ये उसकी फॉर्मल डेफिनेशन। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। A इक्वल लिया 4 और B इक्वल लिया 5। अब हमारी प्रीवियस नॉलेज से देखें तो इनका GCD क्लियरली 1 होगा, वो हमको पता है। हम लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कोई ऐसा G चाहिए, सबसे छोटा G इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट हम उसको लिख पाएँ। क्या लिख पाएँ? 4x प्लस 5y की फॉर्म में लिख पाएँ। और x और y की वो पॉसिबल वैल्यूज देखनी है जिससे हमें जो G की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। अगर मैं x इक्वल मान लो 4 ले लूँ और y इक्वल -3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 प्लस 5 × -3 यानी 16 - 15 इक्वल 1।
जी इक्वल 1, यानी इसका GCD है वो 1 आ गया। अब ये फॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी समझने में हो सकता है आपको अजीब सी लगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कैसे है, ये तो अजीब सा है। कुछ भी नहीं है, आप एक दो एग्जाम्पल और लें, ट्राई करके देखें, हो जाएगा। नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, हमें इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल पता होना चाहिए कि GCD क्या है। अगर आप वैसे ही GCD कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम किया करते थे उसको फैक्टर बना करके, कौन कौन से फैक्टर कॉमन आ रहे हैं, तो वो तरीका भी आपके लिए सही है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो परेशान ना हो, अगर आपको नहीं आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो हमारा काम चल जाएगा। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक डेफिनेशन देखते जाएंगे, और जब हम ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है किसी डेफिनेशन को लेकर। को प्राइम नंबर देख लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका GCD, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, हैविंग GCD 1। ऐसे दो नंबर जिनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो, वो को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल 9 एंड 11 कर दिया, 9 एंड 8 कर दिया। दो नंबर n और n+1 है, ये हमेशा को प्राइम होते हैं क्योंकि उनका GCD 1 होता है। दो प्राइम नंबर हैं अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम, वो भी आपस में को प्राइम होते हैं। अब आती है चीज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहती है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 is either a prime number or can be expressed as a product of प्राइम नंबर्स। यानी कोई भी आपको नंबर दिया हुआ, एक से बड़ा इंटीजर दिया हुआ है, वो या तो खुद प्राइम नंबर होगा या कुछ प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। हर पॉजिटिव इंटीजर जो एक से बड़ा है या तो खुद प्राइम होगा या प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, या तो प्राइम होगा या प्राइम के मल्टीप्लाई से बना होगा। जैसे n होगा कोई नंबर, पॉजिटिव नंबर n ग्रेटर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, उसको को लिख सकते हैं P1 रेज़ टू पावर अल्फा 1 डॉट P2 रेज़ टू पावर अल्फा 2। ये डॉट है, मल्टीप्लाई है जिसको मैं डॉट लिख रहा हूँ, अप टू P के रेज़ टू पावर अल्फा के। एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, n = मान लो 7 दिया है तो खुद प्राइम है। आपको 11 दिया हुआ है, वो प्राइम है। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं हो, कोई एग्जांपल जैसे 24 ले लिया आपने, 24 तो प्राइम नहीं है। इसके फैक्टर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 × 3, जिसको लिख सकते हैं 2⁻³ एंड 3⁻1। तो ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में, फैक्टर के रूप में लिखा जा चुका है। 24 इक्वल क्या हो गया यहाँ पे? P1 रेज़ टू पावर अल्फा 1, P2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 से अगर इसको कंपेयर करें तो P1 हो गया अपना 2, अल्फा 1 हो गया अपना 3। अब जो P2 है यहाँ पे, P2 हो गया अपना 3 और अल्फा 2 हो गया अपना यहाँ पे 1। यानी कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, प्राइम होगा या प्राइम के मल्टीप्लाई के रूप में, फैक्टर के रूप में उसको लिखा जा सकेगा। यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 30 ले लिया, उसको क्या लिख सकता हम? 2 × 3 ×
5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻1 मल्टीप्लाई 3⁻1 मल्टीप्लाई 5⁻1। तो ये भी प्राइम फैक्टर के रूप में, उनके प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखा जा चुका है। तो ये अपना एक बेसिक आइडिया हो गया। अब हम 3 ऐसे फंक्शन पढ़ेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे पूरी ग्रुप थ्योरी में, बार बार ही हमको काम आएंगे, और हम इनकी बार बार शायद डेफिनेशन नहीं देखें, हम केवल नाम का यूज करेंगे कि ये फंक्शन हमने डायरेक्ट ये है, ये फंक्शन हमने ऐसे लिया है, ये कैलकुलेशन हमने इस फंक्शन से की है। तो तीनों फंक्शन को आप ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से देखें, बार बार काम आएंगे पूरी ग्रुप थ्योरी में। आपको अगर आगे और भी पढ़ाई करते हैं, रिंग थ्योरी भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और वेरियस और जगह पर आपको काम आ सकते हैं। जैसे आप नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहाँ आपको काम आ जाएंगे। आप सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स का कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ भी ये काम आ जाएंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है जो हम देखते हैं वो है नंबर्स ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, जो कि क्या है, टाउ एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हम देखते हैं। इसमें आपको चीज़ें तो डायरेक्ट दिख रही होगी डेफिनेशन में या इसकी हेडिंग में ही, हम समझते हैं क्या है। कोई भी नंबर n जो दिया हुआ है उसके जो डिवाइजर्स हैं वो कितने डिवाइजर्स हैं, यानी कितने उसके अलग अलग डिवाइजर्स हम ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो फाइंड करने में काम आता है। डिवाइजर्स n के कितने डिवाइजर्स हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, या 4 को रहने दें, हम शुरू से शुरू करते हैं। 1 है, 1 के कितने डिवाइजर हैं, ओनली 1 है। 2 है, 2 के क्या कौन कौन से डिवाइजर हैं, ओनली 1 एंड 2 है। अगर हम 3 की बात करें तो कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 एंड 3 है। और अगर 4 की बात करें हम, टाउ 4 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 एंड 4 हैं। 5 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 एंड 5 हैं। 6 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 3 एंड 6 हैं। 7 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 एंड 7 है। 8 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 4 एंड 8 हैं। 9 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 3 एंड 9 है। 10 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, तो 10 के डिवाइजर 1 2 5 एंड 10 है, एंड सो ऑन। आप किसी भी नंबर के जितने डिवाइजर हैं वो हमारा फंक्शन टाउ दिखाता है। अब बात आती है कि तो हमें पता चल गया कि टाउ दिखाता क्या है, किसी भी नंबर n के जो डिवाइजर्स हैं वो दिखाता है, लेकिन हम इसका मतलब क्या होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे हम एक एक करके कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, हम याद थोड़ी करेंगे लिस्ट में। तो उसके लिए एक चीज़ काम में आती है, मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको डेप्थ में ही बता दूंगा कि ये फार्मूला आया कैसे, कैसे काम करता है ये फार्मूला। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करनी है, तो मैं इसको डायरेक्ट आपके लिए बताता हूँ कि इफ़ p इज अ प्राइम, p कोई प्राइम नंबर है, देन टाउ p रेस्ट पावर r क्या होगा, r प्लस 1। इससे हमको आइडिया लगता है कि जैसे टाउ 8 निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, टाउ 2 रेस्ट पावर 3, और वो क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4। और हमने देखा कि यहाँ पे जो टाउ हमने निकाला था ये भी अपने 4 आए हैं। कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 2 4 और 8, नंबर कितना हो गया 4। यहाँ पे हम ये नहीं निकाले कौन कौन से डिवाइजर हैं, हम कितने डिवाइजर्स हैं एक्चुअली वो निकाल रहे हैं। इसके कितने डिवाइजर्स हैं, कौन कौन से डिवाइजर्स हैं वो एक अलग बात हो गई, और वो कितने हैं वो एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर m और n तो अलग अलग प्राइम हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है, टो एम एन इक्वल टू टो एम प्लस टो एम इंटू टो एन, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इससे हमें फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम किसी भी नंबर के अब आसानी से नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा सा और हम इसको, मैं आपको फॉर्मूला का फॉर्म में बताता हूँ।
हमने देखा था कि कोई नंबर n है, उसको हम लिख सकते हैं p1 रेस्ट पावर अल्फा 1, p2 रेस्ट पावर अल्फा 2 अप टू pr रेस्ट पावर अल्फा r। किससे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। कोई भी नंबर है उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगर हमें टॉ ऑफ n निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? वो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप लिखूँ। टॉ ऑफ p1 रेस्ट पावर अल्फा 1, p2 रेस्ट पावर अल्फा 2 अप टू pr रेस्ट पावर अल्फा r, जिसको हम लिख सकते हैं टॉ ऑफ p1 रेस्ट पावर अल्फा 1 अल्फा 1, टॉ ऑफ p2 रेस्ट पावर अल्फा 2 अप टू टॉ ऑफ pr रेस्ट पावर अल्फा r। और ये इसको अलग अलग लिखें तो हम कैसे रख सकते हैं? अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा r प्लस 1। ये होगा इसका एक फॉर्मूला जो हम यहाँ पे काम में लेंगे। इस एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लिया n इक्वल आपने मान लो ले लिया 30। 30 के कितने डिवाइजर्स होंगे? तो 30 को लिख सकते हैं हम 2 रेस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेस्ट पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर 1। 2 3 6 पंजे 30। तो टाउ 30 क्या हो जाएगा? वो जाएगा टाउ ऑफ 2 रेस्ट पावर 1, टाउ ऑफ 3 रेस्ट पावर 1, टाउ ऑफ 5 रेस्ट पावर 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। यानी कि 30 के 8 डिवाइजर होंगे। कौन कौन से होंगे अगर देखें तो हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। कोई और नंबर लेते हैं उससे और ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने ले लिया मान लो 105 ले लिया, n बराबर 105 है तो 105 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? जैसे हम बचपन में करते थे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 3 से हो रहा तो 3 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 एंड 5। इस बार 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी इसको फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जिसको लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू पावर 1। तो टाउ ऑफ 105 क्या हो जाएगा? मैं इसको डायरेक्ट पावर का यूज कर रहा हूँ फॉर्मूले का 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, यानी 8 हो जाएगा। कौन कौन से होंगे अगर वो हम देखते तो क्या होते वेरीफाई करने के लिए 1 3 5 7 15 21 35 एंड 105। 2 4 6 और 2 8। ये 8 अपने डिवाइजर्स हो गए। कोई और नंबर ले लें, कोई अच्छा सा नंबर, जैसे आप मान लो कोई भी ऐसे अचानक से 252 ले लिया फॉर एग्जाम्पल 252। 252 को क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड किया 1 26, फिर 2 से डिवाइड किया 63, फिर 3 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7 और फिर 7 से डिवाइड किया 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 7 रेज़ टू पावर 1। तो इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे? टाउ 1 क्या होगा? 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या हो गया? 18। 18 है तो इसका आंसर हो गया। अब टाउ एन तो हमने देख लिया। इससे अगला जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सिग्मा एन, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन, दैट इज क्या है? सिग्मा एन। पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। वैसे हम नाम से इस पे दिख पा रहा है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो टाउ 1 सॉरी सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? 1 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं? ओनली 1 है तो 1 हो जाएगा। सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? उसके कौन कौन से डिवाइजर्स हैं? 2 के 1 है एंड 2 है तो वो 3 हो जाएगा। सिग्मा 3 क्या हो जाएगा? इसके डिवाइजर्स हैं 1 एंड 3 तो 4 हो जाएगा। सिग्मा 4 है, ये क्या हो जाएगा? इसके डिवाइजर्स कौन कौन से? 1 एंड 2
एंड 4, तो 7 हो जाएगा। सिग्मा 5 है वो क्या हो जाएगा, 1 + 5 = 6 हो जाएगा। सिग्मा 6 है वो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइजर से 1 2 3 एंड 6, तो क्या हो जाएगा 3 3 6 12 हो जाएगा। सिग्मा 7 है वो क्या हो जाएगा, 1 + 7 = 8। सिग्मा 8 क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 4 + 8 15 हो जाएगा। सिग्मा 9 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 9 है, तो 13 हो जाएगा। सिग्मा 10 है, इसके डिवाइजर्स 10 के डिवाइजर्स होते हैं 1 2 5 एंड 10, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से काम करता है कि कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ है उसके कितने डिवाइजर्स हैं वो तो हमें बताता है टाउ फंक्शन, और उन डिवाइजर्स का टोटल क्या होगा वो बताता है हमें सिग्मा फंक्शन। अब अगर p कोई प्राइम है, इफ p इज ए प्राइम, अगर p कोई प्राइम है तो p⁻r का सिग्मा फंक्शन अप्लाई करने पर, यानी कि p⁻r के कितने जो डिवाइजर्स हैं उन सब का सम क्या होगा, वो होता है 1 + p अप टू p⁻r। p⁻r के डिवाइजर्स का सम यानी सिग्मा ऑफ p⁻r क्या होगा, p⁻r क्या होगा 1 + p अप टू p⁻r। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, p⁻r है उसके डिवाइजर्स का सम यानी सिग्मा ऑफ p⁻r क्या होगा 1 + p + p³ अप टू p⁻r। मुझे लगता है अब आप इसको नहीं बोलेंगे। अब जैसे कि 8 है तो 8 को लिख सकते हैं हम 2⁻3, तो सिग्मा ऑफ 8 क्या हो जाएगा 1 + 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3, यानी 1 + 2 + 4 + 8, तो क्या हो जाएगा 15। और हमारा क्या आया था 8 का, ये हमारा आया था 15। तो आप डायरेक्ट इसका यूज करके आप डायरेक्ट ही ए फाइंड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके इसको आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूजफुल है, तो कैसे यूजफुल थी अब आप देख पा रहे हैं। जैसे कोई नंबर n है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ p⁻1 सॉरी p1⁻1 p2⁻2 p3⁻3 अप टू pr⁻r, देन सिग्मा ऑफ n क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिग्मा एफ है एम एन बी क्या हो जाएगा सिग्मा एम मल्टीप्लाई सिग्मा एन, जो हमने टॉ में देखा था वैसी प्रॉपर्टी इसमें है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम लिखें सिग्मा ऑफ p1⁻1 सिग्मा ऑफ p2⁻2 एंड अप टू सिग्मा ऑफ pr⁻r, या इसको और सिंप्लीफाई करें हो जाएगा 1 + p1 + p1² अप टू p1⁻1। सेकेंड है 1 + p2 + p2² अप टू p2⁻2। मल्टीप्लाई कहाँ तक हो जाएगा 1 + pr + pr² अप टू pr⁻r। तो एक फॉर्मूले की तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये सही नहीं बना, ये बॉक्स दोबारा से बनाते हैं। इस बार सही बन जाना चाहिए, इस बार सही बन गया। तो ये फॉर्मूले की तरह है जिसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था टॉप वाले में n = 30 लिया था, जो क्या होता है 2 × 3 × 5। तो सिग्मा ऑफ 30 क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 2⁻1 सिग्मा ऑफ 3⁻1 और सिग्मा ऑफ 5⁻1, जिसको लग सकते हैं 1 + 2⁻1 1 + 3⁻1 एंड 1 + 5⁻1। 3 × 4 × 6, ये क्या हो जाएगा 72। अब हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं या यहीं पे करते हैं, उसके जो डिवाइजर से 30 के 30 के वो कौन से थे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, इनका टोटल देखते हैं।
ये 8 हो गए, इनका टोटल 30 + 15 45 + 10 55 + 6 61 61 और 5 66 एंड 3 69 271 एंड 7 172। तो उससे हमें मिल गया 72। एक नंबर हमने क्या लिया था सर, 252 लिया था। 252 को हम क्या लिख पा रहे थे, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं बैक ले लेता हूँ। हमने 252 को लिखा था 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई 7 raised to power 1, 2 raised to power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई 7 raised to power 1। तो सिग्मा 252 क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे हम, ये लिखने का तरीका थोड़ा सही नहीं है, इसमें सिग्मा तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 + 2 + 2 स्क्वायर 1 + 3 + 3 स्क्वायर एंड 1 + 7। ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 मल्टीप्लाई 1 + 3 + 9 मल्टीप्लाई 1 + 7, जो कि हो जाएगा 4 और 2 6 एंड 1 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 8, जो हो जाएगा 91 मल्टीप्लाई 8, जो कि हो जाएगा 8 और 72, यानी 728 सिग्मा 252 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है वो हमें बताता है किसी भी दिए हुए नंबर के जो डिवाइजर्स हैं उनका सम क्या होगा। और एक फाइनल जो लास्ट वाला फंक्शन आज के लिए हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है आयलर फाई फंक्शन। आयलर फाई फंक्शन जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। इसमें हम नाम से हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि फंक्शन क्या काम करता है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या करता है। फाई एन क्या है, फाई एन है एन के साथ जितने भी कोप्राइम नंबर हैं एन से छोटे वो बताता है। क्या लिखाता है, फाई एन इक्वल होता है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू n which are कोप्राइम टू n। किसी भी नंबर n के बराबर या उससे छोटे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो उस नंबर के साथ कोप्राइम हो, यानी उनका जीसीडी 1 हो। हमने कोप्राइम क्यों पढ़ा था, क्योंकि वो यहाँ काम आने वाला था। तो देखते हैं, जैसे 1 है, 1 के साथ जीसीडी 1 वाले नंबर कौन कौन से होंगे, ओनली 1 ही होगा। 5 के साथ देखें तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 5, जो कितने हो गए, टोटल 4 हो गए नंबर। 9 के साथ देखें कोप्राइम कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 7 एंड 8, कितने हो गए नंबर्स में, ये 6 हो गए। और कोई भी नंबर देखो, जैसे 11 के साथ देखें तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। इजी है फंक्शन। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम के लिए। अगर p कोई प्राइम है, इफ p इज प्राइम, देन फाई ऑफ p क्या होता है, वो होता है p - 1 एंड फाई ऑफ p रेज़ टू पावर r क्या होता है, p रेज़ टू पावर r माइनस p रेज़ टू पावर r -1। अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं इसको कैसे ये काम कर रहा है वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि वो कैसे काम कर रहा है तो आप बता सकते हैं, उस पर हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। या हम थोड़ा सा जल्दी से हम ग्रुप थ्योरी की ओर जाना चाहते हैं तो जो चीज़ें काम आ रही हैं वो हम लिख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं p1 रेज़ टू पावर α1, p2 रेज़ टू पावर α2 अप टू pr रेज़ टू पावर αr। तो फाई ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ p1 रेज़ टू पावर α1, फाई ऑफ p2 रेज़ टू पावर α2 अप टू फाई ऑफ pr रेज़ टू पावर αr। यहाँ से हम लिख सकते हैं फाई ऑफ n इक्वल p1 रेज़ टू पावर α1 माइनस p1 रेज़ टू पावर α1 माइनस 1 एंड p2 रेज़ टू पावर α2
माइनस P2 रेज़ टू पावर अल्फ़ा 2 माइनस 1 अप टू PR रेज़ टू पावर अल्फ़ा R माइनस PR रेज़ टू पावर अल्फ़ा R माइनस 1। ये एक फॉर्मूले की तरह इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेंगे, चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल से। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। कोई भी नंबर, अभी हम 30 ले रहे थे, n इक्वल टू 30 की बात करें तो 30 को हम क्या लिख पा रहे थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 5 ऑफ 30 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3 एंड 5 ऑफ 5, जिसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर 0, जो कि हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 1, जिसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8। तो ऐसे 8 नंबर हमको मिलेंगे जो 30 के साथ को प्राइम है। क्या 8 ही मिलेंगे? देखते हैं। 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। आई थिंक इसके अलावा आप जो भी नंबर देखेंगे वो कोप्राइम नहीं होंगे। जैसे 2 है वो कोप्राइम नहीं है, 4 है वो कोप्राइम नहीं है, 3 है वो कोप्राइम नहीं है, 6 5 है वो कोप्राइम नहीं है, 6 है वो कोप्राइम नहीं है, 7 है वो कोप्राइम है, 8 है वो कोप्राइम नहीं है, 9 है वो कोप्राइम नहीं है, 10 है नहीं है, 11 कोप्राइम है, 12 है वो कोप्राइम नहीं है, 14 है वो कोप्राइम नहीं है। आप चेक करेंगे तो 8 ही ऐसे आपको मिलेंगे। एक हम 252 देख लेते हैं, n इक्वल टू 252, जो हमारे शायद 2 रेज़ टू पावर कितना था, 2 था, एंड 3 रेज़ टू पावर 2 था, एंड क्या था एक बार चेक कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 7 रेज़ टू पावर 1। तो 5 ऑफ 252 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 1 माइनस 7 रेज़ टू पावर 0, हो जाएगा 4 माइनस 2, 9 माइनस 3 एंड 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, जो कि हो जाएगा 96। यानी 252 के लिए, 252 के लिए हमें 96 96 ऐसे नंबर मिलेंगे जिनका GCD 252 के साथ 1 है। तो ये 3 इंटरेस्टिंग फंक्शन हो गए जो हमको काम आने वाले हैं। यहाँ पे हमने बेसिक ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए जो चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं वो हमने देखी। अगली क्लास से हम ग्रुप थ्योरी की ओर एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से या तो हम नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में, यानी या तो सेकंड क्लास में या फिर थर्ड क्लास में हम ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन तक पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको औरों के बारे में बताएं। नोट्स के लिए PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो हमारा पाम इंस्टीट्यूट है, पाम इंस्टीट्यूट, उसका जो टेलीग्राम चैनल है @पाम इंस्टीट्यूट, इस पर आपको इसके टेलीग्राम चैनल ही सर्च करेंगे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो X है उस पर भी हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ये क्लास हमारी पाम इंस्टीट्यूट की ऐप पर ले रहे हैं तो आपको ऐप के फोल्डर में ही PDF मिल जाएगी। जहाँ पे आपको लेक्चर मिलेगा वहीं पर आप देखना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको यूट्यूब पर ले रहे हैं, क्लास को यूट्यूब पर ले रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगी। साथ में अगर आप यूट्यूब पर ले रहे हैं तो आप इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली क्लासेज है उसके बारे में नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिल जाए और आप प्रॉपर्ली स्टडी को अपनी कंटिन्यू रख पाएँ। सो थैंक्स।